हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने शुरू किया, जिसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को बहुत डिटेल में समझ चुके हैं और हमने देखा कि कैसे हम अल्कोहल से या हम हाइड्रोकार्बन से या हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन के बाद अब बच्चों देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होती है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हेलो एल्केन्स की होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे वो फिजिकली हर एक हेलो एल्केन दूसरे हेलो एल्केन से वेरी करता है। तो इस हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज को अब हम फिजिकली समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। तो पहले यहां पर समझिए मेरी बात को। सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर की बात करते हैं कि उनका अपीयरेंस कैसा होता है, मतलब उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, उनका कलर कैसा होता है और क्या उनमें कोई ऑर्डर होता है। और यह बात सिर्फ हम हेलो एल्केन्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं, हेलो एरीन्स अभी हमने शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स के रिगार्डिंग सबसे पहले क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोईथेन, ये सब जो होती हैं ये गैसेस होती है रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जो कम कार्बन के और हेलो एल्केन्स होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है, उनमें मॉलिक्यूलर मासेस कम होते हैं। और आपको पता है मॉलिक्यूलर मासेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मासेस कम होंगे तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होंगी। तो फिर जो स्टेट वो एग्जिस्ट करेंगे वो स्टेट होगी गैशियस स्टेट। तो वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। वेयर एज दी हायर मेंबर्स आर ईदर लिक्विड्स और सॉलिड्स। और जैसे आप हायर मेंबर्स पे जाते जाओगे तो वो लिक्विड्स या सॉलिड्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा जिससे वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसीलिए जनरली हम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि C1 से लेकर लगभग C2 तक या कुछ मेंबर C3 के भी, यानी कि हेलो एल्केन्स कंटेनिंग 3 कार्बन्स के भी C1 से लेकर C3 तक ये गैसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। C4 से लेकर C7 तक आप मानकर चलो ये होते हैं लिक्विड्स। मतलब ये C4 से लेकर C7 तक कोई सा भी हेलोजनों में जनरली बात कर रहा हूं, अगर हेलो एल्केन्स में 4 से लेकर 7 कार्बन के बीच की स्टेट जो कार्बन रहे, नंबर ऑफ कार्बन्स, तो ये लिक्विड स्टेट में रहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा जिससे वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा होगा। और अगर C8 से ज्यादा हो गया, कार्बन की संख्या अगर 8 कार्बन से ज्यादा हो गई, तो ये क्या हो गए? ये सॉलिड्स हो जाएंगे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? एकदम से बढ़ जाएगा। और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो फिर वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत टाइटली पैक करेंगे और टाइटली पैक करने की वजह से दे विल एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये लोग सॉलिड में एग्जिस्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट्स में। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट्स में। तो एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट्स में, इनका कोई कलर नहीं होता अगर ये प्योर स्टेट में होते हैं तो। हाउएवर एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। तो एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल आयोडाइड्स जब लाइट को एक्सपोज करते हैं, जिसमें मेनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, तो ये कुछ कलर इंपार्ट कर लेते हैं। तो उनके ऊपर कुछ कलर आ जाता है व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू लाइट, दे डेवलप कलर। क्लियर है? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वो बॉन्ड टूटने लगता है और बॉन्ड टूटने के साथ साथ हेलो एल्केन के बीच का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में वहां पर बॉन्ड टूटने के साथ साथ फ्री रेडिकल्स डेवलप होना शुरू कर देते हैं। तो वो धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं अपने ऊपर कलर। उसके बाद मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। बहुत सारे हेलोजन कंपाउंड्स के पास स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। तो स्मेल इनके पास जो रहती है वो एक स्वीट स्मेल रहती है, एक प्लेजेंट स्मेल रहती है हेलो एल्केन्स के पास। तो ये सारी चीजें अभी हमने देखी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो इसकी फिजिकल स्टेट का था। ये बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो फिजिकल स्टेट का था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर, जिसमें हमें देखना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है। अब हेलो एल्केन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखो, अब यह भी कहीं ना कहीं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, उन मॉलिक्यूल्स का वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? और जिनका वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, क्योंकि उनको मेल्ट करने में या लिक्विड स्टेट में बॉइल करने में आपको ज्यादा हीट खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। तो आइए देखते हैं। हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट
एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा है। अब पहली बात तो करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब होता है कि अगर हमने हेलो एल्केन 2 कार्बन का लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन भी 2 कार्बन का होगा। मतलब जो एल्केन आप लोगे, चाहे वो इथेन लो, चाहे वो एल्केन लो, एल्कीन लो या एल्काइन लो, वो भी 2 कार्बन का होगा। यानी कि वो या तो इथेन होगा, इथीन होगा या इथाइन होगा, तब ये करस्पॉन्डिंग वर्ड आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हेलो एल्केन 5 कार्बन का ले लो और ये 3 कार्बन का ले लो हाइड्रोकार्बन और फिर बोलो दोनों को कंपेयर करते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कार्बन की संख्या सेम रखनी पड़ेगी दोनों जिनको आप कंपेयर कर रहे हो। तो हेलो एल्केन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन दी करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। मतलब इन शॉर्ट, अगर हमारे पास RH है और अगर हमारे पास RX है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हेलो एल्केन का ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि R और H में अगर हम देखें तो कोई भी डायपोल्स नहीं क्रिएट हो रहे। डायपोल्स मतलब आप समझ पा रहे हो कि इनके बीच में कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का। R मतलब कार्बन की चेन है और उसके साथ लगा है हाइड्रोजन। तो यहां पर जो बॉन्ड है एक्चुअली वो किसका है? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा ना होने की वजह से, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लगभग सेम मानते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ना होने की वजह से ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा ये आपका डायपोल नहीं बनाएगा, यानी कि पोलार नहीं होगा। मतलब इन पर कोई चार्जेस नहीं आएंगे। जैसे हम कहते हैं ना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ऐसे कोई चार्जेस नहीं आएंगे क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। किसकी? कार्बन और हाइड्रोजन की। बल्कि हम तो यह भी कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन गहरे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं कि इसका पूरा एक चैप्टर हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का नेचर जो है वो सेम है। कैसा नेचर सेम है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने वाला। कार्बन भी चाहता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन भी चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2 ऐसे एलिमेंट है जिनका नेचर सेम है तो इनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा। मतलब इनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होगी। जैसे हम कहते हैं ना दो लोगों का अगर नेचर आपस में सेम है, जैसे आप हो और आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उसका और आपका नेचर कहीं ना कहीं मिलता होगा, तभी आप लोग दोस्त हो। दोनों अगर ऑपोजिट नेचर के होते तो आप लोग दोस्त नहीं होते। तो कार्बन और हाइड्रोजन अच्छे दोस्त थे और मान लो कल को इनका कहीं बॉन्ड टूटा भी या इनमें कोई खटास भी आई इनकी दोस्ती में, तो ये लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे। अपना अपना इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन छीना झपटी नहीं करेगा। ये मैं कार्बन हाइड्रोजन की बात बता रहा हूं जो हाइड्रोकार्बन में है। तो कोई इलेक्ट्रॉन की छीना झपटी नहीं करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन की छीना झपटी नहीं करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बॉन्ड बनेगा ये नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। मतलब इनमें कहीं भी डायपोल नहीं आएगा। तो ये जो बॉन्ड होगा दिस विल बी अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको एक और चीज मिल रही है यहां पर, दैट इज CX बॉन्ड। क्योंकि यहां पर कार्बन की चेन है जो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट X के साथ लगी हुई है। क्योंकि यहां X कौन हो सकता है? X आपका यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी हो सकता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। तो ये जो X होगा ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की खास बात यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में शेयर होगा किसी दूसरे एटम के साथ, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ खींच लेंगे और अपनी तरफ खींचकर वो अपने ऊपर पोलैरिटी को डेवलप कर लेंगे। क्या डेवलप कर लेंगे? पोलैरिटी, जिसको हम बोल देंगे कि यहां पर डायपोल्स क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गए? डायपोल्स क्रिएट हो गए। तो वो क्या क्रिएट कर लेंगे? पोलैरिटी क्रिएट कर लेंगे, जिसको हम बोल देंगे क्या कि वो लोग डायपोल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्रिएट कर रहे हैं डायपोल्स। डायपोल्स क्योंकि पोल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और डायपोल्स मतलब 2 पोल्स, एक प्लस एक माइनस। अब इससे क्या होगा? इससे इंड्यूस होगा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। क्या इंड्यूस होगा इससे? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। क्या होता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन?
एक RX का बॉन्ड पोलार होने के नाते बगल में लगे हुए एक और RX को, जो बिल्कुल इसके, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना RX के, तो ये दो चार मॉलिक्यूल तो इसके आस पड़ोस में ही होंगे, तो वो RX के भी मॉलिक्यूल्स पोलार होंगे, मतलब वो भी डाइपोल बनाएंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से कुछ अट्रैक्ट करेंगे, ये, तो इससे ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगा, इससे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मानेंगे कि इसी वजह से यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों को फिर सेपरेट करने में दिक्कत जाएगी। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होने की वजह से ये इंट्रैक्शन जो होगा, ये दो डाइपोल्स का है, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, तो इट्स कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और इस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होने की वजह से हम यह मान लेंगे कि यहां पर दो मॉलिक्यूल्स जो RX के हैं, इनके बीच में एक स्ट्रांग फोर्स है, और ऐसे हर दो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रांग फोर्स होगा, तो उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए इनको बॉईल कर पाना मुश्किल होगा, यानी कि आपको बॉईल करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा टेंपरेचर तक जाना पड़ेगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यह पोलैरिटी RH में नहीं मिली थी, क्योंकि RH नॉन पोलर था, तो आपको हाइड्रोकार्बन में नहीं मिली थी, लेकिन आपको हेलो एल्केन में मिल गई, इसलिए यहां पर यह बोला गया है कि जो हेलो एल्केन से उनका बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। क्लियर हो गई ये शब्द, ये चीजें, तो यहां पर याद रखना, हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। रीजन इज हेलो एल्केन्स हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिससे मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस कह सकते हो आप, बढ़ जाती है, जिससे उनको मेल्ट करने में हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सॉरी, बॉइल करने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट पर लागू होता है। सो दिस इज ड्यू टू देयर पोलर नेचर and strong dipole-dipole interaction between their molecules. So this is because of their strong dipole nature and a strong dipole-dipole interaction between their molecules. The boiling point of haloalkanes are in the order RCl का कम, RBr का ज्यादा और RI का सबसे ज्यादा। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है उसमें क्लोरोएल्केन से ज्यादा ब्रोमोएल्केन और ब्रोमोएल्केन से ज्यादा आयोडो एल्केन, मतलब आयोडो एल्केन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हेलोजन एटम बड़ा होता जाएगा उतना मॉलिक्यूलर मास में भी इजाफा होता जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्यों? क्योंकि भैया जितना लार्ज साइज का हेलोजन एटम आएगा मतलब उतना ज्यादा एटॉमिक मास वो लेकर आएगा, और जितना ज्यादा वो एटॉमिक मास लेकर आएगा उतना ज्यादा उसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से उतना ज्यादा उसके अंदर आपको वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर आपको वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, जिसके कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। सो इसलिए RCl, RBr और RI में RI सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। सो इट इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन एटम, क्योंकि साइज बढ़ेगा जिसकी वजह से मास भी हम कहेंगे कि बढ़ेगा, और मास के बढ़ने की वजह से वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? तो ये फंडा है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को लेकर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। Now, next property. Among isomeric alkyl halides, अभी ये हमारी बॉइलिंग पॉइंट ही चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट ही चल रहा है, बट अगेन in the isomeric alkyl halides the boiling point decreases with increase in branching. अगर आपके पास आइसोमेरिक हैलाइड्स हैं, आइसोमेरिक हैलाइड्स मतलब कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक हैलाइड्स का एग्जांपल आपको देता हूं। एक ले लेते हैं हम लोग क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन कैसा होता है? CH3 CH2 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 और Cl, इसका नाम होता है क्लोरोब्यूटेन। तो ये आपका क्लोरोब्यूटेन हो गया। दूसरा बी ले लेते हैं। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि आइसोमर्स का मतलब क्या है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रखना है जो इसका है। इसमें जितने कार्बन, जितने हाइड्रोजन, जितने हेलोजन हैं, वही आपको दूसरे कंपाउंड में होने चाहिए, लेकिन वो अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तभी वो आइसोमर बनेगा। स्ट्रक्चर्ड अलग होना चाहिए, मतलब उसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ अलग होना चाहिए, तो वो आइसोमर कहलाएगा। तो आइसोमर बना लेते हैं इसका। CH3
CH2 CH CH3 और यहां पर एक क्लोरीन जोड़ दिया। अब इसका नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हो गया आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन। और एक और ले लेते हैं, एक ब्रांच और बनाकर हम प्रोपेन बना देते हैं। तो ये बन जाएगा CH3C और C के साथ फिर से CH3, ऊपर लगा हुआ है CH3 और नीचे लगा है क्लोरीन। तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 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 अब मेरी बात को सुनना, इसका अगर आप सरफेस एरिया देखो तो आपको इसका सरफेस एरिया कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि ज्यादा है। इसका आप सरफेस एरिया देखोगे तो इसका सरफेस एरिया कुछ ऐसा है, और इसका सरफेस एरिया देखोगे तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम आएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्फीयर टाइप का आएगा, स्फेरिकल। और हम ये मानते हैं कि जो स्फेरिकल सब्सटेंसेस होते हैं या स्फेरिकल ज्योमेट्रीज होती हैं, उन ज्योमेट्री का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। उन ज्योमेट्रीज का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। जैसे अगर आप एक प्रॉपर स्फेरिकल बॉल की बात करो, कोई भी स्फेरिकल बॉल ले लो, चाहे आप वो सॉकर की बॉल ले लो, चाहे आप टेनिस बॉल ले लो, कोई सी भी ले लो, अगर उसको आप एक बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रखोगे तो वो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। अगर वो परफेक्टली स्फीयर है तो वो जो प्लेन जिस पर आपने उसको रखा है तो वो उस प्लेन को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो स्फेरिकल ज्योमेट्रीज का सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सीधा हिसाब सरफेस एरिया से चलता है। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि भैया हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है जबकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सबसे कम वो इसका होगा और सबसे ज्यादा जो होगा वो इसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो आइसोमेरिक, अब ये आइसोमेरिक हैलाइड्स है, मतलब सब में आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन सबके पास उतने ही है जितने पहले वाले के पास है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ कितने आपके हाइड्रोजन होंगे, 9 हाइड्रोजन होंगे और 1 क्लोरीन होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Cl, और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी है। आप चाहो तो गिन लो। तो दिस विल बी C4H9 एंड Cl। क्लियर हो गया? अब इसमें सबसे कम सरफेस एरिया होने के नाते इसको हम बोल देंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, तो जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। तो इसीलिए ये जितने भी सरफेस एरिया कम होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और सरफेस एरिया कम कब होता है? जब ब्रांचेस बढ़ती हैं। तो क्योंकि देखो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा था क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं थी, इसका थोड़ा कम हुआ क्योंकि यहां क्लोरीन एक ब्रांच बनकर आ गया, और इसका और कम हो गया क्योंकि यहां तो मिथाइल और क्लोरीन दोनों ब्रांच बनकर आ गए। तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एरिया जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम होगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलो एल्केन्स में किस तरीके से ब्रांचिंग हुई है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और सरफेस एरिया जितना कम होता जाएगा हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम होता जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट बात थी। आइए देखें आगे। सो दिस इज ड्यू टू द रीजन that with increase in branching the molecules attain a spherical shape with less surface area. So they will attain the spherical shape, और जिसकी वजह से सरफेस एरिया घट जाएगा, कम हो जाएगा। As a result, interparticle forces becomes weaker, resulting in the lower boiling point. तो इससे क्या होगा? interparticle forces weak हो जाएंगे और जिससे boiling point कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम तो interparticle forces कमजोर हो जाएंगे और ये boiling point को कम कर देंगे। For example, among isomeric butyl chlorides, the straight chain isomer N-butyl chloride, N-butyl chloride मतलब इसकी बात कर रहे हैं क्लोरोब्यूटेन की, has highest boiling point, इसका highest boiling point होगा, whereas
टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है। ये टर्ट और आइजो और नियो ये सब वर्ड्स हम लोग कॉमन सिस्टम में यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर नहीं बताया, बट ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है जिसको हम बोलेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसको आप वैसे बोलते हो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आएगा। रीजन क्लियर है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे कम है। तो ये बात हुई हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स को लेकर, जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर हमने हेलोएल्केन्स की कंपेयर की है। पिछली बार हमने कंपेयर की थी हेलोएल्केन्स की हाइड्रोकार्बन से और कहा था कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो क्योंकि हेलोएल्केन्स में, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर हमने बात करी कि लेकिन अगर एक ही हेलोएल्केन्स है, हेलोएल्केन्स को आपस में कंपेयर करना है, तो आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स में जिस हेलोएल्केन के पास ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जब जिसके पास ब्रांचिंग कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नाउ डेंसिटी। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जो कि डेंसिटी से रिलेटेड है। तो दो प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, एक फिजिकल स्टेट कलर और ऑर्डर, दूसरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डेंसिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, हेलोएल्केन की डेंसिटी के बारे में। तो देखो, जो लोअर मेंबर्स होंगे हेलोएल्केन्स के, लोअर मेंबर्स आप समझ गए होंगे, जो या तो फ्लोरीन डेरिवेटिव्स होंगे हेलोएल्केन्स पे, फ्लोरोएल्केन्स, या फिर एक या दो कार्बन के एल्केन मेंबर्स उनमें होंगे, तो उनकी डेंसिटी कम होगी। इट विल बी लेसर देन वाटर एज वेल, मतलब उनकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी से भी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी का खेल क्या है? डेंसिटी इज सिंपल मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज सिंपल इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी चूंकि मास बाय वॉल्यूम के बराबर होती है, तो डेंसिटी का खेल सिर्फ इतना है कि कितना मास ऑक्यूपाइड है इन यूनिट वॉल्यूम, मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी। तो अगर ज्यादा मास ऑक्यूपाइड है एक यूनिट वॉल्यूम में तो डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर कम मास ऑक्यूपाइड है यूनिट वॉल्यूम में तो डेंसिटी कम होगी। अब जो स्मॉलर मेंबर्स हैं हेलोएल्केन के, जो स्मॉल मेंबर्स है जिसमें एक कार्बन ही है या दो कार्बन भी है, जनरली उनके क्या होते हैं? कम मासेस होते हैं, और उस कम मास पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड इट बिकम्स लेस देन वाटर। जो डेंसिटी होती है उनकी वो पानी से भी कम हो जाती है। सो ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर। तो इन्हें क्या कहा? ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो। तो जनरली जो हेलोएल्केन्स, ब्रोमीन एज एन हेलोजन एटम, क्लोरीन एज एन हेलोजन एटम, पॉलीक्लोरीन मतलब दो या दो से ज्यादा क्लोरीन अगर होंगे, या आयोडीन उनके पास होगा, तो वो हैवी हेलोजन एटम्स रखते हैं जिससे उनका मास बढ़ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर फ्लोरीन होता तो डेंसिटी कम हो जाती, क्योंकि फ्लोरीन तो छोटा सा मास रखता है अपने पास। तो फ्लोरीन का जो मास है वो कम है, तो मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा। इसलिए जनरली फ्लोरोएल्केन्स छोटे मेंबर्स के पानी की डेंसिटी से कम होते हैं, लेकिन जो बड़े हेलोजेंस होते हैं जैसे ब्रोमो, आयोडो या दो से ज्यादा क्लोरीन क्लोरो कंटेनिंग हेलोएल्केन्स, उनका हाइड्रोकार्बन से ज्यादा, दे आर वेरी हैवियर, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर, तो उनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। The density increases with increase in number of carbon atoms, halogen atoms and atomic mass of the halogen atom. तो इस वजह से डेंसिटी जो होगी वो नंबर ऑफ कार्बन एटम से बढ़ेगी, नंबर ऑफ हेलोजन एटम से बढ़ेगी, और एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम से भी बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा आप कार्बन बढ़ाते जाओ, जितने ज्यादा आप हेलोजन बढ़ाते जाओ, या जितना हैवी हेलोजन एटम आप लेते जाओ, ये सभी कंडीशंस में आपके मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अब क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि ये हेलोएल्केन्स किस तरीके के सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, जब मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं बच्चों, तो सॉल्वेंट जो होता है वो सिर्फ दो प्रकार का होता है। जब मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं तो सॉल्वेंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पोलार सॉल्वेंट और एक होते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट। एक होते हैं पोलार सॉल्वेंट और एक होते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट। अब केमिस्ट्री में सिंपल एक कहावत है कि अपना ही अपने को डुबाता है और पराया ही पराये को डुबाता है। यह केमिस्ट्री की कहावत है कि अपना अपने को डुबाता है और पराया ही पराये को डुबाता है। मतलब पोलार पोलार को डुबाता है और नॉन पोलार नॉन पोलार को डुबाता है। पोलार
पोलार को डुबाता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक, और नॉन पोलार को डुबाता है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि हेलो एल्केन जो है वो है तो पोलार, तो वो बिल्कुल इस कहावत के हिसाब से पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। और पोलार सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे वाटर, तो वाटर इज अ पोलार सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलार सॉल्वेंट। तो वाटर के हिसाब से उसको क्या होना चाहिए, वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। लेकिन वाटर क्या बोलता है कि भैया मैं उसी को अपने अंदर डिसॉल्व करूंगा जो मेरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, जो मेरे मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। ये पानी बोलता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकेगा वो मेरे अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अल्कोहल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और आप आगे पढ़ोगे अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाता है जस्ट बिकॉज कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हेलो एल्केन के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो पोलार तो हैं लेकिन वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मेनली वो RX कंटेन करते हैं, और X में भी मेजरली कौन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मैं मानता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन उतने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है कि इनको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैटेगरी में रखा जाए। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की बनाने की कैटेगरी में सिर्फ 3 होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और वो तीनों भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड होने चाहिए किसी एक मॉलिक्यूल में। मतलब अगर आपके पास HF होगा या HO का बॉन्ड कहीं होगा या H और N का बॉन्ड कहीं होगा, तो फिर ये एक मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर होगा, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते होंगे, तब उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते। तो पहली बात तो फ्लोरीन होना चाहिए तो उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए तो भी हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन होना चाहिए तो भी हाइड्रोजन। यहां पर हमारे पास X से पहली बात तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कोई नहीं है। दूसरा, ये हेलोजन भी कार्बन से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है। R मतलब कार्बन की चेन, तो ये बिल्कुल भी सक्षम नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के। ये RX हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। संपट पड़ी मेरी बात, ये RX हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। ये पोलार है, इसके पास डायपोल है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ नहीं बना सकता, इसलिए ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये पानी में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। They are not able to form intermolecular hydrogen bonds with water. वो नहीं बना सकते हाइड्रोजन बॉन्ड्स पानी के साथ। Now, however, they are soluble in organic solvents. लेकिन इसके अलावा जो पोलार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये उसमें सॉल्युबल होते हैं। जितने भी पोलार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये उसमें डूब जाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया आपका, तो हालांकि क्लोरोफॉर्म इज इटसेल्फ एन हेलो एल्केन पार्ट, तो हेलो एल्केन में डिसॉल्व हो ही सकता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ये सब उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लेकिन पानी में बस नहीं हो सकते, क्योंकि पानी की शर्त यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए मॉलिक्यूल को, और अगर हेलो एल्केन को हम देखें तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए पानी में डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें वो डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारी सॉल्युबिलिटी, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी डेंसिटी थी और चौथी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी थी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज और बची हैं तो आगे डिस्कस करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी इस वाले स्लाइड में। अब आगे देखते, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी मतलब सिंपल शब्दों में कि हेलो एल्केन में जो RX बॉन्ड है वो कैसे तोड़ सकते हो आप। अगर वो आसानी से तोड़ सकते हो तो मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल था, क्योंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड जल्दी टूटते हैं और जल्दी रिएक्शन होती है। अगर बहुत मुश्किल जा रही है उसको तोड़ने में क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो RX का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा यह बताएगा कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है। RX का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, मतलब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बताएगा कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये डिफाइन करेगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को। किसको? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को।
किसको डिफाइन करेगा? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आएगी वो स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगी। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करेगी? जाहिर सी बात है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ निर्भर करेगी इसकी बॉन्ड लेंथ पर। मतलब यह देखना होगा कि इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो यह कंफर्म है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कमजोर होगी इसका मतलब स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की कम है, मतलब मॉलिक्यूल उतना स्टेबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो सब कुछ बॉन्ड लेंथ पर निर्भर करेगा। जो डायरेक्टली आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने वाला है, वैसे डायरेक्टली नहीं होता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनवर्सली आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने वाला है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ से आपको पता चलने वाली है स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी हुई तो स्टेबल है मॉलिक्यूल, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, मॉलिक्यूल फिर उतना स्टेबल नहीं है। तो ये आपको बताया जाता है आरएक्स के, ये बताते हैं आरएक्स की स्टेबिलिटी को। अब सवाल उठता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम और ज्यादा कैसे होगी, ये कैसे पता चलेगा? मतलब बॉन्ड लेंथ किस हिसाब से चलेगी? ये चलेगी एक्स के साइज के ऊपर, क्योंकि आर तो मतलब कार्बन है, कार्बन के अलावा एक्स यहां पर लगाए जो अपने आप को चेंज करेगा। इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। तो एक्स कौन होगा ये डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी। अगर एक्स आपका फ्लोरीन हुआ तो छोटा एटम है, तो दोनों एटम कार्बन यानी कि आर पार्ट एल्काइल पार्ट का कार्बन और फ्लोरीन पास पास रहेंगे, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिससे मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसका मतलब आरएफ मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, आरएफ मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा फ्लोरोएल्केन, तो फ्लोरोएल्केन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये एक्स आयोडीन हुआ, बड़ा एटम है, तो एल्काइल पार्ट के साथ अगर आयोडीन लगाए, मतलब कार्बन और आयोडीन दूर दूर है, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़े साइज का एटम है, तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक मतलब लेस स्टेबल, तो मतलब आरआई जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल गया, आरएफ सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आरसीएल, उसके बाद आरबीआर, और सबसे कमजोर कौन होगा? सबसे कमजोर होगा आरआई। तो मतलब सबसे लेस स्टेबल कौन होगा? आरआई। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कंसेप्ट क्लियर है? तो इसे स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलते हैं। सो सी एफ देखो, आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, स्टेबल है, जबकि सी आई सबसे वीकेस्ट बॉन्ड बना रहा है, सबसे कम स्टेबल है। तो सी आई वीकेस्ट बॉन्ड बना रहा है और सी एफ आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन दी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये हमने 11th क्लास में ही पढ़ लिए थे, केमिकल बॉन्डिंग के फंडे थे। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नाउ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज आरएफ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और आरआई सबसे कम स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं पहले यहां पर लिख चुका हूं। So alkyl iodides decompose slowly in the presence of light to give iodine and becomes purple or brown color. So alkyl iodides सबसे less stable होते हैं, तो ये लोग बहुत आसानी से डिकम्पोज कर जाते हैं। इनफैक्ट आप इनको सिंपल नॉर्मल लाइट भी दो या सनलाइट दो तो ही ये डिकम्पोज शुरू कर देते हैं। मतलब इतने वीक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, और ये धीरे धीरे अपना कलर उस दौरान चेंज करते हैं। इट बिकम्स पर्पल और ब्राउन कलर सब्सटेंसेस। तो ये पर्पल या ब्राउन कलर के सब्सटेंसेस बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द एल्काइल पार्ट। तो ये अपने आप को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर लेते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी हम उतनी ज्यादा नहीं मानते। किनकी? आयोडीन आयोडोएल्केन्स की। लेकिन फ्लोरोएल्केन्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए हम जो रिएक्टिविटी करते हैं, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तो ज्यादातर हम क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स लेंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सबसे अप्रोप्रिएट है। ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। तो ये टिपिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे एल्केन्स की, टिपिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो इसलिए हम हेलो एल्केन्स की टिपिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ब्रोमो एल्केन्स एंड क्लोरो एल्केन्स के लिए करते हैं। वो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब मैं आऊंगा तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये फिलहाल समझ में आया स्टेबिलिटी को लेकर। अभी एक और प्रॉपर्टी बची हुई है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो लास्ट प्रॉपर्टी और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका।
अब आती है अगली प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं इनफ्लेमेबिलिटी। हाउ इजीली कैन हेलो एल्केन कैचेस फायर, ये उसकी इनफ्लेमेबिलिटी दर्शाएगी। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हाइड्रोकार्बन ज्यादा इन्फ्लेमेबल है हेलो एल्केन के मुकाबले। मतलब जो एल्केन एल्कीन एल्काइन से, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन से, वो हेलो एल्केन से ज्यादा इन्फ्लेमेबल है, मतलब वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसलिए आपके पास जितने भी फ्यूल्स होते हैं, जितने भी पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स होते हैं, जो आपके घर में यूज होने वाली एलपीजीज होती हैं, ये सब आपके हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स होते हैं। ये सब में हाइड्रोकार्बन होता है जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं। दे आर हाईली फ्लेमेबल। तो एक चीज क्लियर है, जितना एल्काइल पार्ट होगा, जितना एल्काइल पार्ट होगा उतना ज्यादा ये लोग फ्लेमेबल होंगे। जितना एल्काइल पार्ट होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन मेनली पार्ट होंगे जो आग पकड़ लेते हैं, तो उतने ज्यादा ये लोग हाईली फ्लेमेबल होंगे, उतने ज्यादा ये लोग आग पकड़ सकते हैं। तो उतने जल्दी ये लोग आग पकड़ सकते हैं। हाईली इनफ्लेमेबल कौन सा पार्ट? एल्काइल पार्ट। और हाइड्रोकार्बन में तो हर जगह एल्काइल पार्ट ही है, मतलब पूरी जगह कार्बन हाइड्रोजन ही है, तो वो इसलिए हाईली इनफ्लेमेबल है। सो हेलो एल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। दे आर लेस फ्लेमेबल देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। और हाउएवर द कंबस्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द हैलोजन कंटेंट। और अगर मान लो हैलोजन कंटेंट बढ़ गया तो हैलोजन कंटेंट से कंबस्टिबिलिटी घट जाएगी, मतलब जो फ्लेमेबिलिटी पहले ज्यादा थी वो कम हो जाएगी अगर और हैलोजन कंटेंट बढ़ गया तो। क्योंकि एल्काइल पार्ट का बढ़ना फ्लेमेबल देता है, लेकिन अगर एल्काइल पार्ट की जगह हैलोजन पार्ट बढ़ गया तो फिर वो कंबस्टिबिलिटी कम कर देगा, यानी कि फ्लेमेबिलिटी कम कर देगा। तो इसलिए देखो, एल्केन मीथेन आपका सबसे ज्यादा कंबस्टेबल है, फिर आपका डाइक्लोरो मीथेन बताया है, ट्राइक्लोरो मीथेन बताया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को तो तुम इसलिए पायरीन बोलते हो, इसका कॉमन नेम होता है पायरीन। इसको आग क्या, ये तो आग बुझाने का काम, तो इसलिए पायरीन नाम क्यों पड़ा इसका? पायर मतलब फायर, पायर का मतलब होता है आग, फायर, और इन का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, बुझाने का काम। तो आग बुझाने के लिए आप पायरीन इस्तेमाल करते हो। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि अगर आप केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हो और अचानक आपको पता चले कि केमिस्ट्री लैब में आग लग गई है, और उस आग का सोर्स आपको पता चल गया कि वहां सोडियम रखा था जिसकी वजह से पूरी लैब में आग लगी है। सोडियम को क्या दिक्कत है? क्योंकि सोडियम जैसी हवा में रखते हैं तो मॉइस्चर जो हवा में होता है या जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट विगरसली करता है, बड़ा अग्रेसिवली रिएक्ट करता है, और एक विस्फोट होता है, धमाका होता है, जिसमें आग लगने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं। तो आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि केमिस्ट्री लैब में अगर आप हो और सोडियम से आग लग जाए और आप उस पोजीशन पे हो कि आप उस आग को बुझा सकते हो, आप एक्सटिंग्विश कर सकते हो, तो आप कैसे वो आग बुझाओगे? तो आपको सिंपल ढूंढना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, पायरीन। क्योंकि ये पायरीन आप ले लोगे, वहां पर बॉटल में होगा, लैब में जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर एक सिंपल बॉटल में CCl4 लिखा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होगा, वो आपको मिलेगा। वो आप सोडियम सोर्स पर, जहां से आपको लग रहा है मेन आग जल रही है, जो सोर्स है बेसिकली, वहां पर अगर आप रख दोगे तो वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि CCl4 सोडियम से लगी हुई आग को बुझाने में मदद करता है। गलती से भी पानी मत डाल देना। कई बच्चे यही सोचते हैं जहां आग लगे सबसे पहले पानी डाल दो। हर आग पानी से नहीं बुझती भाई, कुछ आग पानी से भड़क भी जाती है, और सोडियम में तो लगी आग पानी की वजह से थी, मतलब वो एटमॉस्फेयर में रखा है तो उसको मॉइस्चर मिला है, उस मॉइस्चर से वो विगरसली अग्रेसिवली रिएक्ट कर गया है, जिसकी वजह से उसने एक्सप्लोसिव रिएक्शन दी है जो कि आग पकड़ गई। तो अगर आप पानी डाल देते हो उस कंडीशन पे तो वो आग और भड़क जाएगी, इसलिए पानी नहीं डालना है, CCl4 डालना है भाई। कंसेप्ट क्लियर है? तो CCl4 हमारे लिए सबसे लेस इनफ्लेमेबल होगा, वो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा, जबकि CH4 होगा मीथेन। तो मीथेन गैस तो आप मानते भी हो कि एक बहुत सिंपली जो आपकी कंबस्टेबल गैस होती है, जो कि बहुत जगह फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होती है, तो वो मीथेन गैस हाईली कंबस्टेबल होगी। और जैसे जैसे क्लोरीन पार्ट बढ़ता जा रहा है, देखो आप क्लोरीन पार्ट बढ़ता जा रहा है, हेलोजन पार्ट बढ़ता जा रहा है, और हाइड्रोकार्बन का पार्ट कम होता जा रहा है। इसका मतलब तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट कम हो रहा है, मतलब एल्काइल पार्ट कम हो रहा है, और हेलोजन पार्ट बढ़ रहा है, जिससे कंबस्टिबिलिटी घट रही है। यह होती है इनफ्लेमेबिलिटी।
क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा फ्लेमेबल नहीं होते, पहली बात तो किसके मुकाबले, हाइड्रोकार्बन के मुकाबले। और अगर एक ही हेलो एल्केन की कैटेगरी को ही हम कंपेयर करें जिसमें हेलोजन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो वो कंबस्टिबिलिटी घटाते जाएंगे, क्योंकि हेलोजन एटम के बढ़ने से कंबस्टिबिलिटी घटती है, कम होती है। क्लियर हो गया? ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों जिसको हमने हेलो एल्केन्स के इस पूरे वीडियो में देखा है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये थी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की पूरी हेलो एल्केन्स की, और इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में हेलो एल्केन्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। स्टार्ट करा था हमने फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर से, उसके बाद हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत टाइम तक बात करते गए, अलग अलग कंडीशन पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बात करी, जैसे उसको हाइड्रोकार्बन से पहले कंपेयर किया, फिर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स को देखा कि आपस में जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनके आइसोमर्स एक दूसरे से क्या बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, उसके बाद हमने उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करी, उनकी डेंसिटी की बात करी, और फिर हमने फ्लेमेबिलिटी की भी बात करी। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हेलो एल्केन्स की। अब अगले वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में, मतलब हेलो एल्केन्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट्स के आपको पूरे टॉपिक हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, और इनके से जुड़े हुए वीडियोस भी प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ magnetbrains.com पर मिल जाएंगे। आपको magnetbrains.com पर जाना है और इन सारे वीडियोस को फ्री में एक्सेस करना है, और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।